देखो इनकम टैक्स ITR 3 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है INCOME इनकम टैक्स। लॉगिन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना पैन या आधार नंबर डालना है और उसके बाद जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन जो आपने उस पर डाला होगा, तो यहाँ पे आई लव माई इंडिया पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यह हमारा खुल जाएगा। यहाँ से फाइल न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से करंट ईयर को सिलेक्ट किया, ऑनलाइन पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक किया और यहाँ से अपने शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ITR 3 भरनी किसको है। देखो इसके अंदर कोई भी ITR 3 भर सकता है, क्योंकि 4 तो खाली वो है, वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी 50 लाख तक की इनकम थी। इसी तरह से इसके अंदर जो बिजनेस है, बिजनेस के साथ कोई ट्रेडिंग करता है, हाउस रेंट इनकम है 2 या 2 से ज़्यादा है ना, तो सब लोग, और या कोई ऑनलाइन इनकम है ना, तो सब लोग इसको फाइल कर सकते हैं। खाली कोई पार्टनरशिप में है दो से ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कारपोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड होती हैं, उनको छोड़कर, या फिर बड़े जो होते हैं क्या कहते हैं उनको, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ITR 7 वगैरह होती है यूज़, है ना। तो बड़ी जो कंपनी होती हैं कारपोरेट अफेयर से जो रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनके लिए तो फिर कंपलसरी हो जाता है ना, ऑडिटिंग कंपलसरी होती है, तो वो तो 6 में आ जाता है। इस तरह से जो पार्टनरशिप में कंपनीज होती हैं तो वो 5 में जाता है ना। तो 3 में नॉर्मली जो है ना प्रोप्राइटर से रिलेटेड कंपनीज है वो सब इसमें आएंगी। तो यहाँ से इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से देखा कि यहाँ से इनकम पे क्लिक कर दिया। इनकम में जाकर कौन सा, अगर आपको सैलरी भी इनकम कहीं से सैलरी भी मिल रही है उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर अगर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको रेंट मिल रहा है, जैसे आपने कोई घर खरीदा हुआ है वहाँ से रेंट भी आ रहा है इनकम का, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं। फिर शेड्यूल में यहाँ पे CG है ना, तो CG क्या है, ये कैपिटल गेन टेस्ट है ना, शॉर्ट टर्म। फिर इस तरह से 112A जैसे लॉन्ग टर्म STT है ना, लॉन्ग टर्म है ना, स्टॉक मार्केट से अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो इसको टिक करना है ना। फिर BDA क्या है, BDA का मतलब हो गया कि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल एसेट्स कहीं से डिजिटल से कमाई हो रही है ना, तो ये वाला सिलेक्ट करना है। अदर सोर्स, तो इस तरह से अदर सोर्स को कर दिया। तो यहाँ पे शेड्यूल SPI की हमें ज़रूरत नहीं है। इनकम चार्जेबल इन इनकम टैक्स सब स्पेशल रेट, तो वैसे तो इसको भी मैंने यस कर दिया है ना। फिर IF को, शेड्यूल को यस कर दिया है ना। तो जो हमारे काम से रिलेटेड वो हम कर रहे हैं। फिर आपको ये पढ़ना है जो आपके काम से रिलेटेड हो गए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जो ITR हमने 2 रिटर्न फाइल किया था ना, उसके अंदर सारे डिटेल से समझाए थे, 2 या 4, तो इनको फिर आप अच्छे से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। उसके बाद बिजनेस में क्लिक किया। देखो सबसे पहले ITR 3 आप बना रहे हैं तो इसमें आपकी बैलेंस शीट तो कंपलसरी बनेगी। और अगर आपका मानो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो ये वाला भी टिक होगा, मैंडेटरी है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, जैसे सर्विस है, जैसे मानो आपका ट्यूशन सेंटर है ना, या मानो कोचिंग सेंटर है, तो आपको फिर ये वाले को यस नहीं करना। अगर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग अकाउंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, अदर इन्फॉर्मेशन को ऑन करना है ना। फिर यहाँ से शेड्यूल जो मैंडेटरी है, जैसे शेड्यूल BP, तो इसको ऑन करना है ना, समझ गए। अगर GST वगैरह आपके उसमें है तो इसको भी टिक करना है। उसके बाद क्या हमारा डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन के अंदर से जो भी आपके हैं, जैसे आप मशीनरी होगी, देखो आपका अगर मानो कंप्यूटर सेंटर है तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होगा, है ना। अगर ट्यूशन सेंटर है तो आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन फर्नीचर तो फिर भी होगा। तो जो आपसे रिलेटेड है, मतलब आप इसको ऑन करके आराम से देख सकते हो, है ना। तो उसको यहाँ से आपको ऑन करना है ना। उसके बाद डायरेक्शन पे क्लिक किया तो डायरेक्शन के अंदर जो आपके हैं ऑप्शन, तो उनको आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद टैक्स पे क्लिक किया, टैक्स से रिलेटेड जो है उनको ऑन कर सकते हैं। अदर्स में जाकर जो आपसे रिलेटेड है, तो ये हमारे केस में ये वाले सारे ऑप्शन ऑन होंगे, तो इनको हमने कर दिया और यहाँ से मैंने कर दिया कंटिन्यू।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, फालतू का टाइम वेस्ट करता है, तो यहाँ पे हमें कोई नीड है नहीं, यहाँ पे हमने स्किप पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है और अपनी पर्सनल डिटेल पूरी भरनी है, अपना एड्रेस वगैरह इसके अंदर पूरा भरना है। अब यहाँ पे 139 आएगा, फिर यहाँ से येस होगा, क्योंकि डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखो ITR 3 तभी तो आप भरोगे कि ITR 1, 2 या 3 के अंडर आपको नहीं हुआ, तो मानो अगर बिजनेस हुआ तभी तो आप इसको 3 का यूज़ करोगे, नहीं तो आप 2 का भी कर सकते हो। तो यहाँ से इसको यस कर दिया कि हमारी बिजनेस से इनकम हुई है, इसको यहाँ से मैंने यस कर दिया। देखो यहाँ पे ओल्ड और न्यू रिजीम ये पूछ रहा है, तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर यस करते हो तो फिर यहाँ पे पूरे पिछले एक्नॉलेजमेंट नंबर जो पिछले साल आपने ITR वगैरह करी थी वो सब नंबर यहाँ पे डालना पड़ेंगे। लेकिन हमारे केस में सब क्या है, ये नो ही है, क्योंकि हम न्यू रिजीम चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछता है ये कि रेसिस्टेंट वगैरह के बारे में पूछेगा, है ना, कि रेसिस्टेंट आप 182 डेज से इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ से इसको मैंने टिक कर दिया। ठीक है, और फिर सारे ऑप्शन को नो ही रखने हैं आपने, बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप येस नो सब कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होती है हमारी ऑडिट इंफॉर्मेशन। तो देखो अगर आपने यहाँ पे अपनी वो पूछ रहा है कि क्या आपने वो मेंटेन कर रखी है बुक वगैरह, जो बिल वगैरह, जैसे आपको अमाउंट कहीं से मिलता होगा तो वहाँ पे अगर पूरे बुक मेंटेन कर रखी है आप, है ना, जो भी अगर मानो किसी से जो भी अमाउंट लेते हो तो उसकी बुक वगैरह मेंटेन करी हुई है, तो यहाँ से आपको यस करना है, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ अगर प्रेजेंटिव इनकम दिखानी है 144 AD, है ना, जब 144 AD दिखाना है तो यहाँ से इसको यस कर देना है। और फिर अगर आपकी इनकम अप टू 1 करोड़ है तो यहाँ पे टिक करना है, उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा में कई केसों में क्या होगा, फिर आपका ऑडिटिंग होगा, तो ऑडिटिंग होगा तो फिर तो CA का काम पड़ेगा, तो CA से ऑडिटिंग करवाना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे केस में ये आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर, तो हमने, हमारा तो है नहीं, है ना, तो हमारे केस में सब नो ही है, तो हमने नो 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 कर दिया। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपना नेचर ऑफ बिजनेस दिखाना होता है। अब यहाँ पे आकर आपको नेचर ऑफ अपना बिजनेस दिखाना होता है, जो भी आपका कोड है वो पूरा कोड, यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी होती है सभी की, जो आपका होता है वो डालना है। अपने यहाँ पे बिजनेस का नाम डालना है, जो भी आपका बिजनेस है, जैसे जो भी नाम है, जैसे, है ना, जो भी बिजनेस का नाम है तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डाला जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जाएगी उसकी, जैसे मानो कोचिंग है, कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं, है ना, जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, मैंने फिजिक्स पढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिख सकता है फिजिक्स ट्यूशन कोचिंग सेंटर, या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या इस तरह से कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है तो यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट, या जो भी आपने, मतलब जो भी आप अपने काम के हिसाब से यहाँ पे डिटेल डिस्क्राइब करोगे। जैसे समझ गए ना, कोड डालना है, यहाँ पे बिजनेस का नाम डालना है और यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करना है कि आप करते क्या हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे केस में हम डाल सकते हैं कि कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह से, है ना। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, अब हमारे केस में तो हमने डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमने कोड और वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड बैंक की डिटेल में क्लिक करना है, बैंक की डिटेल पूरी फिल करनी है। ठीक है, तो बैंक की डिटेल तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट हमारी बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ फंड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने जितने भी आपके प्रोप्राइटर, मतलब जितना भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा तो प्रोप्राइटर फंड में वो डालना है, और जो भी पूरे साल भर में आपने कमाई करी होगी, है ना, तो वो रिजर्व में आ जाएगी आपको, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। बैलेंस शीट आपकी बनी हुई होना चाहिए, ध्यान रखना, बैलेंस शीट इस तरह से पहले बैलेंस शीट बनानी है, और जो भी आपकी बैलेंस शीट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट में आपने अपना डाटा सिंपल सा डाल देना है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग ITR फाइल कर रहे हो तो आपको सिंपल सी बैलेंस शीट तो बनाना आना ही चाहिए, है ना। खासकर ITR 3 और 4 के केस में आपको बैलेंस शीट तो बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी बैलेंस शीट में क्या, बैलेंस शीट में यहाँ पे आपके जो भी हमारे क्या होंगे, लायबिलिटीज़ होंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना लायबिलिटीज़ के अंदर जैसे नेट कैपिटल कितना है, तो जो भी नेट कैपिटल आपका बिजनेस में लगा होगा वो डलेगा। फिर यहाँ पे टोटल रिजर्व कितने हैं, तो जो भी टोटल रिजर्व होंगे आपके, टोटल मतलब पिछले साल के भी और अब के भी मिलाकर टोटल रिजर्व आपके पास पड़े होंगे, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हो, चाहे कैश के तौर पर पड़े हो, है ना, तो रिजर्व पूरा यहाँ पे भरा जाएगा, तो इसके अंदर पूरा भरा जाएगा। ठीक है, ये देखो रिजर्व, ये एनी अदर रिजर्व के अंदर ये डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर देना है।
सेव करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन फंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, टोटल फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपके टोटल फिक्स एसेट्स आए और फिक्स एसेट्स के अंदर आपको ये पता होगा कि फिक्स एसेट्स के अंदर आपको डेप्रिसिएशन मिलेंगे। तो डेप्रिसिएशन हर चीज़ में अलग होता है। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर में पोर्टल पर इन्होंने खुद ही दिया है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। तो पोर्टल पर जैसे फर्नीचर के कंप्यूटर के लिए 40% है ना, कंप्यूटर मशीनरी के लिए 40% आपको डेप्रिसिएशन मिलता है ना। मिलता क्या मतलब उसमें कटता है। इसी तरह से आपका फर्नीचर के लिए 10% और जो एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे मानो आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है ना, या आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी, जैसे कॉपीराइट करवाया या कोई अदर कोई ऑडिटिंग करवाई, अपना रजिस्ट्रेशन जैसे ट्रेडमार्क करवा लिया है ना, या कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है, तो वहाँ पे जो खर्चा आया है, तो वो जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होंगे वो आपको इंटेंजिबल एसेट्स के कितना मिलता है, 25% उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो होता है कम, मतलब उतना परसेंटेज 25% डेप्रिसिएशन किस पे, 25 उस पे लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पे, 40% कंप्यूटर पे और क्या बचा, फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर पे 10%। तो ये जरूरी होता है डालना, इससे आपका टैक्स बच जाता है, ठीक है ना। तो देखो हमारे केस में 85,393 का डेप्रिसिएशन आया, तो वो हमने डाल दिया। तो नेट हमारा जो एसेट्स है ये रह गए, है ना, फिक्स एसेट्स। फिर इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दिखाना होता है कि हमारी शॉर्ट टर्म अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन। अगर मान लो आपने गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीदी है, ऐसे होते हैं ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या कुछ खरीदे हुए, तो वो यहाँ पे अमाउंट डल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मान लो आपने कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए तो वो यहाँ पे डल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से पूरी डिटेल भर देनी है। इस तरह से करंट एसेट्स पे जाना है। करंट एसेट्स के अंदर जाकर आपको क्या करना है, कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जैसे हमारे केस में तो इन्वेंट्री है वो कि नहीं, पर जो ट्रेड होता है, जिनका माल खरीदते या बेचते, तो उनका तो इन्वेंट्री भी पड़ा होता है कि कितने लाख का माल उनके गोडाउन में पड़ा है, तो वो यहाँ पर डाला जाएगा। फिर कैश हाथ में कितना पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस कितना है ना। तो इस तरह से पूरी डिटेल आपको भरनी है और इस तरह से पूरी भरने के बाद यहाँ से क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। सबसे नीचे आना है, सेव करना है और सेव पे क्लिक करें। दध्यान रखना है ये चीज़ आपकी सेव करती है यहाँ से, जैसे आप देखोगे बैलेंस शीट में, इसमें देखो जितने हमारे क्या आ रहे हैं, बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड आ रहे हैं, उतने हमारे क्या आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड आ रहे हैं। तो कहने का मतलब देखो 6,81,698 इसी तरह से यहाँ पे ये आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या करना है, कन्फर्म कर देना है, हमारी बैलेंस शीट बन गई, मतलब बैलेंस शीट की डिटेल भर दी हमने। उसके बाद यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप 44 ADA के तहत कर रहे हैं तो आपने ये सारा अमाउंट यहाँ पे नीचे डालना है। पर हमारे केस में वो 44 ADA वाला ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि हमारा है नहीं 44 ADA और ना ही 44 है ADA, है ना। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ होगा वो यहाँ से हमने डाल दिया। यहाँ से इस पर एडिट करना है और यहाँ पे सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट पर ध्यान रखना। अगर आपने ये डाला है इसमें किसमें, प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन वाला अमाउंट तो यहाँ पे डलेगा, लेकिन इसमें आपको 50% फिर ADA के तहत आएगा, तो आपको 50% आपको वो अपना दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट, समझ गए। तो हमारे केस में हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे बिजनेस नेट रिटर्न रिफंड एंड ड्यूटी, इस तरह से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ से करने के बाद यहाँ से सेव कर देना है। तो जैसे सेव करेंगे यहाँ से वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वो मैं अभी एक चीज़ आपको अभी जो बोल रहा था कि 44 ADA सेलेक्ट करना है या 44 ADA करना है, तो पहले यहाँ से डालने के बाद वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा वो दिमाग में ये आ रहा था कि मैंने वो खोला है, प्रॉफिट एंड लॉस खोला है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में खाली यहाँ पे अमाउंट डलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से इसको सेव कर देना है और कन्फर्म करना है। यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे पहुँच गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कन्फर्म हो गया। उसके बाद हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या करना है, यहाँ से हमने क्लिक किया और जो भी टोटल इनकम आपकी हुई होगी ना, वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है, टोटल इनकम, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, उसका डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। तो डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर आपने एडिट करना है और यहाँ पे जितने भी
आपके प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो सब डालना है। तो आपके जो भी खर्चे हुए होंगे बहुत धीरे धीरे समझकर आराम से आपको यहाँ पे डालना है कि टोटल हमारा मान लो जैसे पावर एंड फ्यूल पे कितना खर्चा आया है ना, रेंट कितना दिया है ना, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह, या अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है तो वो कितनी दी है, इस तरह से पूरी डिटेल भरनी है अपनी, है ना। कोई लीव बेनिफिट दिया है ना, तो इस तरह से पूरा भरना है ना। इंश्योरेंस, ठीक है, कमीशन वगैरह दी है किसी को तो रॉयल्टी दी है तो, है ना। प्रोफेशनल अगर कोई कंसल्टेंसी फीस या टेक्निकल सर्विस के लिए कोई फीस दी है तो वो यहाँ पे डलेंगी, है ना। फिर उसके बाद अगर टेलीफोन का खर्चा आया है तो वो यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद आपका क्या ये डेप्रिसिएशन आ गया, सबसे लास्ट में डेप्रिसिएशन आता है। अगर इंटरेस्ट आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो भी आपका डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर डला होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने अकाउंट बनाया होगा, तो ये सारी चीज़ें कौन सी डलेंगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने उसके साथ बनाया होगा। ये वाला देखो दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने बनाया हुआ है इसके हिसाब से वहाँ पे हमने सारे अमाउंट डाल दिए, किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देखो एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना नहीं आती है तो आप ITR 3 तो फिल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो आप आकर हमारे यहाँ पे, अगर आप अकाउंटेंट नहीं भी हैं तो भी हम आपको एक्सेल में अच्छे से बनाना सिखा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो आप उसके लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से फिर सेव करने के बाद कंफर्म करना, पूरी डिटेल भरने के बाद यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना। अब ये इसका मतलब है जो 44AB के तहत जिनका ऑडिटिंग होता है तो उनको डिटेल डालनी है, तो हमारे केस में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से हमने कंफर्म पे क्लिक किया। और तो इसका मतलब होता है बिजनेस जब प्रोफेशनल से होने वाली जो टोटल इनकम है तो वो यहाँ पे डाल दी जाती है और यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे डाली नहीं जाती, यहाँ पे डाली नहीं जाती, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाली होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग से नहीं डाली जाती, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन में यहाँ पे हमने ये मशीनरी का डाल दिया, जो भी आपकी मशीनरी जो आपने टोटल खरीदी होती है, ठीक है। तो मशीनरी जो खरीदी होती है और इसके अलग अलग रूल है डेप्रिसिएशन के, तो वो सब आप अपने रूल के हिसाब से देख के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी होती है, जो कंप्यूटर आपके होते हैं वो यहाँ पे डलते हैं और उसके हिसाब से वो अपने आप आपको निकाल के दे देगा कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ, है ना। तो यहाँ पे अपने आप आ जाता है। इसी तरह से इसके अंदर जाकर आप इनको भी अपने आप डाल सकते हैं। इसके अंदर भी जो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स तो यहाँ पे डलते हैं, और जो आपका फर्नीचर है वो यहाँ पे डल जाता है। फर्नीचर का देखो अपने आप 10% उसने कम कर दिया, और इसका इंटेंजिबल का यहाँ पे एसेट का 10% कर दिया, और मशीनरी का अपने आप यहाँ पे 40% लिखा भी हुआ है, देखो ये देखो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का 40 आता है तो हमने 40 डाला है, तो इसका सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना होता है, सीधा कन्फर्म करना होता है इस पर। उसका शेड्यूल डेप्रिसिएशन आता है, तो डेप्रिसिएशन में जो भी आपका टोटल डेप्रिसिएशन हुआ होगा वो सब दिखेगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में इतना, है ना, फिर ये फर्नीचर में इतना, है ना, इंटेंजिबल एसेट्स में इतना, और यहाँ से कन्फर्म में क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे भरना कुछ नहीं है आपने, ठीक है, कन्फर्म में क्लिक कर देना है। देखो इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस से कोई भी ऐसी एसेट्स, फिक्स एसेट्स जैसे मशीन या कंप्यूटर या बिल्डिंग बेची है और जिस पर आप डेप्रिसिएशन लेते थे वो बुक वैल्यू से ज़्यादा दाम पर बिकी है, तो मुनाफे की जानकारी जहां दी जाती है और उसके ऊपर भी टैक्स भी देना पड़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कन्फर्म कर दिया। हमारे केस में तो ये सब कुछ है ही नहीं। तो नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे क्लिक करना होता है और यहाँ से ओके करना होता है। अब यहाँ पे आकर क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो इसके अंदर जाकर यहाँ से आपको आराम से भर लेना है ना। समझ गए बात। तो यहाँ पे आपने पूरा फिल कर देना है अपने उस पे, इस पे ये डालना है। सबसे पहले आपको क्या डालना है, ये डालना है आपको कौन सा अमाउंट, हाँ ये वाला अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने का खरीदा, फिर आपने बेचा कितने का, तो इस पे टिक करना है, समझ गए। और फिर यहाँ से कंफर्म कर देना है।
कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कैपिटल गेन हो गया, उसके बाद क्या आ गया, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। तो लंबे टाइम के लिए कोई शेयर वगैरह खरीदे हैं, जैसे 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, है ना, उसके लिए 1.25 लाख तक का आपको वो मिलता है ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है ना। तो यहाँ से इस तरह से इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से ओके करते ही जो भी आपका है अपने केस में वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और दिखा सकते हो, ठीक है, कि कितने के हमने खरीदे थे, कितने के बेच दिए, है ना। तो हमारे केस में यहाँ पे लॉस हुआ है 7100 रुपये का, है ना। तो यहाँ से कन्फर्म कर दिया। उसके बाद अदर सोर्स आ जाते हैं, जैसे आपको कहीं से ब्याज मिला है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उसका डिविडेंड मिला है ना। तो यहाँ से इस तरह से उसकी पूरी डिटेल भरनी होती है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल पूरी भरनी है, ठीक है। ऐसे क्लिक करना है, यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिविडेंड का दिया होगा तो डिविडेंड का भरना है, यहाँ पे इंटरेस्ट का दिया होगा तो इंटरेस्ट का भरना है, और उसके बाद यहाँ से इसको भी सेव कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कन्फर्म कर देना है भरने के बाद। कन्फर्म। देखो CYLA का मतलब होता है, जैसे मानो इस साल आपने कोई शेयर में प्रॉफिट हुआ और किसी दूसरे में लॉस हो गया, तो जिसमें लॉस हुआ तो उसके साथ आपको क्या कर लेते हैं, उसी के साथ वो कर लेते हैं, जो लॉस हुआ है उसके साथ एडजस्ट हो जाता है ना, समझ गए। और फिर यहाँ से हमारे पर यहाँ पे आपने अपनी तरफ से 99.9% नहीं डालना होता, जो आपका पीछे से अमाउंट डाला होता है वही आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे केस में यहाँ से हमने क्या कर दिया, कन्फर्म कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा BFLA शेड्यूल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या करना है अपने, इसके अंदर इसका मतलब होता है, क्या होता है, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ व्हाट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ एर्लियर ईयर, ठीक है ना। पिछले साल के जो लॉस हुए इस साल के लिए एडजस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कंफर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डालना नहीं होता कुछ भी, समझ गए। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ है, चेंज करना है, तो फिर यहाँ से आप यस करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंफर्म कर देना है। अब इसमें वो आएगा जो आपको इस साल लॉस हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको एडजस्ट करवाना है, तो वो यहाँ पे होता है, तो वो अपने आप ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं देखो दिख रहा है, मैंने अभी दिखाया था ना LTCG में जो लॉस हो रहा था, वो देखो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। हमें कुछ करना ही नहीं होता, वैसे ये सब करने नहीं होते, अपने आप आते हैं ये। यहाँ से आपने बस ऊपर बैलेंस शीट सही भरनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सही भरना है, और उसके बाद कितने के शेयर खरीदे वो और कितने के बेचे, STCG वाले और LTCG वाले, या कोई मानो अगर आपका कोई घर है तो कितने का खरीदा, कितने का बेचा, है ना, वो डिटेल वहाँ पे डालनी है। फिर बाकी ये सब अपने आप आता है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ से कंफर्म कर दिया इसको। देखो इसका मतलब होता है अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड अलाउंस अंडर सेक्शन 35A(4) सॉरी, इसका मतलब होता है कि 35(4) के तहत मिलने वाली छूट का विकल्प होता है जिसे अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कंफर्म कर देना। तो हमारे केस में तो है ही नहीं, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब ये MTC में यहाँ से कंफर्म कर दो और बैक कर दो। यहाँ पे हमारे केस में इसमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ये शेड्यूल इस तरह से आपको मैंने पूरे एक शेड्यूल समझाया हुआ है ITR 2 में, है ना। तो उसमें जाकर आप अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। सारे शेड्यूल अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से शेड्यूल SI आता है। शेड्यूल SI के अंदर भी क्या है हमारे, यहाँ से भी हमने कंफर्म कर दिया और बैक कर दिया, सॉरी कंफर्म कर दिया। हाँ, शेड्यूल SI के अंदर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, इसके अंदर कोई होता है ना, जैसे मानो STCG है तो उसके ऊपर 20% गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना। तो अगर वो कोई अमाउंट आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल में कमाया हुआ है, तो उसके ऊपर जो स्पेशल अलग से टैक्स मिलता है, मतलब उसकी कोई टैक्स की छूट नहीं होती, सीमा की कोई छूट नहीं होती, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है तो वो इसके अंदर अमाउंट दिखेगा कि इसके ऊपर लगेगा। तो हमारे केस में ये 73349 के ऊपर लगेगा। तो यहाँ से कन्फर्म कर देना है उसके बाद, ठीक है ना। देखो IF का मतलब होता है अगर कोई आपकी पार्टनरशिप है और वहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो डिटेल यहाँ पे भरी जाती है, पार्टनरशिप वाली, ठीक है। लिखा है ना पार्टनरशिप, ये देखो, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म, ये सब पढ़ भी सकते हो आप यार, कुछ सिंपल सी बात है।
यहाँ से कन्फर्म कर देना है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। डिडक्शन अंडर चैप्टर BI-A के तहत कोई डिडक्शन हुई है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे केस में है ही नहीं तो यहाँ से कन्फर्म करो। तो पार्ट बी TI के अंदर टोटल इनकम आपकी जितने भी अलग अलग तरह से, जैसे आपको डिविडेंड कितना मिला है ना, कैपिटल गेन STCG कितना हुआ, LTCG कितना हुआ है ना, तो उसके ऊपर जो भी टोटल इनकम होती है ना वो दिखती है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो जो कटती है मतलब जो लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे माइनस भी होगी, ठीक है ना। लॉस ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरिड है ना, फॉरवर्ड के लिए जो लॉस हुआ है तो वो भी यहीं पे दिख रहा है। तो टोटल इनकम दिखती है और फिर यहाँ से इस पर कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है, अगर मान लो आपका TDS वगैरह कटा है ना पहले से ही, तो वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसमें हमारे केस में इसमें सब कुछ है नहीं, इसमें है तो ये देखो डिटेल आ गई है ना, जो कटा हुआ है तो वो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ से ऐसे टिक करना है और यहाँ से कन्फर्म कर देना है। लास्ट शेड्यूल आता है आपको क्या टैक्स, ये पूरी टैक्स की पूरी डिटेल आएगी जो भी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे केस में कोई टैक्स है ही नहीं तो यहाँ से कुछ भरना नहीं है, तो यहाँ से कन्फर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ से करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से मैं नीचे की डिटेल दिखा नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ और, अगर आप खुद भर रहे हैं तो यहाँ तो सेल्फ सेलेक्ट करना है। अगर कोई और जैसे CA वगैरह से करवा रहे हैं तो फिर वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पर हमारे केस में सेल्फ है तो सेल्फ पे क्लिक किया और यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन आ जाता है इस तरह से। वैलिडेशन आने के बाद यहाँ से क्या करना होता है, अगर आपको देखनी है पूरी डिटेल तो इसको प्रीव्यू कर देते हैं और इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से JSON में अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। आपके आधार कार्ड के थ्रू आप OTP आएगा और E-वेरीफाई कर सकते हो आप खुद ही खुद, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हमारा आज ITR 3 पूरा होता है। और सबसे पहले ये मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो फटाफट से मैं एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ। देखो ITR 1 ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक है। इसमें अब 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की आय और 1.25 लाख से कम का LTCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल किया गया है, ठीक है ना। ITR 2 ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिन पर्सन के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, जिन्हें कैपिटल गेन LTCG LTCG 1.25 से कम है। और मतलब LTCG और STCG वाले भी इसको फॉर्म 2 को भर सकते हैं, ठीक है ना। ITR फॉर्म ये उन लोगों के लिए है। ITR 4 जिन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख तक है और 2 हाउस प्रॉपर्टी तक हैं, जिनका LTCG 1.25 तक है, बशर्ते उन्होंने प्रेजेंटिव टैक्सेशन का विकल्प चुना हो। अब ITR 3 उन लोगों के लिए है जिनकी आय मुख्य स्रोतों बिजनेस या प्रोफेशन से है। वे सभी लोग जो ITR 1 ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना, ITR 1, 2 और 4 के दायरे में नहीं आते हैं, वो सभी ITR 3 का फॉर्म चूज कर सकते हैं। और ITR फॉर्म तो ये बड़े हो गए जिनकी पार्टनरशिप फर्म वगैरह है ना, LLP है, तो उनके लिए ITR 6, तो ये और ज़्यादा बड़े हो गए जिनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA से रजिस्टर हैं और जिनके पास कॉपीराइट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह होता है ना, CIN नंबर, वो है, तो वो उनके लिए फॉर्म 6 है। और फॉर्म 7 ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट वगैरह
के लिए है, समझ गए, ट्रस्ट जो होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ से हमने कर लिया प्रीव्यू, फिर यहाँ से करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन, उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, फिर इसके बाद सीधा ई वेरीफाई आ जाएगा, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका ई वेरीफाई होता है और जो भी आपका टीडीएस क्लेम है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो देख लो, समझ गए।